हे गाइस, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च एथिक्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट एग्जाम के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि एथिक्स होता क्या है। तो एथिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल या गाइडलाइन जिसको आप फॉलो करते हो। क्यों फॉलो करोगे? क्योंकि ये आपको हेल्प करता है। क्यों, किस चीज़ में हेल्प करता है? टू अपहोल्ड द थिंग्स वी वैल्यू। जिस चीज़ को हम वैल्यू करते हैं, जिस चीज़ को हमारा एक हर इंसान का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो हम उनको कहते हैं एथिक्स। ठीक उसी तरीके से ये दोनों की चीज़ें, प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन, ये दोनों चीज़ें जो है रिसर्च में भी इस्तेमाल होती है। क्योंकि जब कोई भी बंदा रिसर्च कर रहा है तो वो भी एक इंसान है, उसके भी खुद के कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है। तो ऐसा होना चाहिए कि उसके खुद के प्रिंसिपल और गाइडलाइंस जो है उसका क्लैश नहीं होना चाहिए उसके रिसर्च के साथ। तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए रिसर्च एथिक्स जो है वो प्ले में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि जब आप समझोगे कि रिसर्च एथिक्स जो है वो हेल्प करता है दो चीज़ों को अचीव करने में, जो कि दो एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि ये हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए ना गिवन सिचुएशन। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से को काउंटर करोगे अपने लाइफ में, तो आप उसको कैसे डील करोगे। अगर ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो तो स्ट्रेस आ गया, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो उसको कैसे डील करोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एथिक्स में आता है, इसलिए रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो। मतलब कि जब आप रिसर्च करते हो तो मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च में बताया है कि आप टूल्स कलेक्ट करते हो, आप अपना मेथड्स और अप्रोचेस लगाते हो, तो आप वो क्यों लगा रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न को अपहोल्ड करने में रिसर्च एथिक्स हमारी मदद करता है। इसलिए ये दो चीज़ें बहुत ही फंडामेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्चर के लिए कि वो रिसर्च एथिक्स को फॉलो करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एथिक्स जो वो हमेशा एमर्ज करता है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग बिटवीन वैल्यूज़। बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, इन सब के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से हमारा एथिक्स जो है वो डेवलप करता है कि हम समझ पाते कि किस चीज़ को हमें करना चाहिए, किस चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि रोल क्या है एथिक्स का रिसर्च में। तो सबसे पहले है कि जो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि रिसर्च हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होता है, जब मैंने आपको ऊपर बताया, तो उसको रिकॉन्सिल को कम करता है कि क्लैशेस जो है वो मिनिमम एरर हो। क्यों? ताकि जो आपका जो क्वालिटी ऑफ आउटकम है रिसर्च का वो ऑप्टिमाइज हो, वो बेहतरीन हो, ऑब्जेक्टिव हो, अप टू मार्क हो, स्टैंडर्ड हो। तो बेनिफिट्स क्या हो गए रिसर्च को ऑब्जर्व करने के? तो सबसे पहला है कि ये प्रमोट करता है एम्स। जैसे कि क्या एम्स हो गए आपके? टू ब्रिंग आउट ट्रूथ, जो सच्चाई है आप उसको लाना है सामने, और एरर, गलतियाँ कमी करने। क्योंकि अगर आप गलती करते हो एज अ रिसर्चर तो फिर वो रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, एनर्जी भी बर्बाद हो रहा है, फंडिंग, सब चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए दूसरा है कि टू प्रमोट वैल्यूज़ फॉर कोलैबोरेटिव वर्क्स। ठीक है, क्योंकि आप रिसर्च जब करते हो ना, आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे खुद का गाइड है, आपका रिसर्च है, आप किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हो जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उन सब चीज़ें। ठीक है, तो एथिक्स हमें हेल्प करता है टू प्रमोट वैल्यूज़ फॉर कोलैबोरेटिव वर्क्स। अब किस तरीके के वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं? ट्रस्ट की, अकाउंटेबिलिटी की, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की, फेयरनेस की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। टू अपहोल्ड रिसर्चर अकाउंटेबल टू पब्लिक एंड सोसाइटी। अब आप जो भी रिसर्च कर रहे हो ना, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उससे लोगों का और समाज का भला हो। कुछ भी डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे हो ताकि आप सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो, बांट रहे हो, उस तरीके की चीज़ें नहीं। मतलब आपको कोई निगेटिविटी नहीं फैलाना, आपको हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव वे में अपना रिसर्च को कैरी आउट करना है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट। तो ये हेल्प करता है आपको पब्लिक सपोर्ट भी बिल्ड करने के लिए रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के लिए आपको फंडिंग चाहिए, और फंड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट देती है, जो कि पब्लिक के टैक्स से आपको फंडिंग करती है। तो आपको ऐसा रिसर्च करना है जिसमें पब्लिक का भी भरोसा हो कि हाँ अच्छा है। और दूसरा है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई पार्टिसिपेंट चाहिए जो पब्लिक हो, आम लोग हो, या किसी फैक्ट्री पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ के वर्कर से बात करनी है, तो आपका रिसर्च इतना एथिकल होना चाहिए कि वो आप पे ट्रस्ट करे और विलिंगली अपने मर्जी से आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो रिसर्च हो रहा है ना, वो उनके समाज के लिए, उनके लोगों के भलाई के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ें। तो डिज़ायरेबल एलिमेंट्स क्या क्या है रिसर्च एथिक्स को इंश्योर करने के लिए?
सबसे पहला ऑनेस्टी, आपको बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, आप अपना बायसनेस अपने घर पे छोड़ के आओ, उस चीज़ को आप उससे मत लगाना क्योंकि अगर आप बायसनेस शो करना शुरू कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हो। तो यही चीज़ें जो है पोस्ट पॉजिटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट के बीच का जो डिबेट है, जो बीच का जो कंट्रास्ट है, वो इसमें आता है। थर्ड है इंटीग्रिटी, आपको चीज़ों को इंटीग्रेट करके मिला के एक हारमोनी इस्टेब्लिश करना, कम्युनल हारमोनी, ना कि कम्युनल हेट्रेड, या हेट्रेड किसी भी लेवल पे हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पे, जेंडर लेवल पे, उस तरह की कामें नहीं करना है। आपको अपने काम पे बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है, केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि आप केयरलेस होकर कुछ भी डेटा उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं। देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, जो मैंने आपको पहले बताया। ओपननेस, आपका चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप कौन सी चीज़ें कहाँ से ले रहे हो उसका रेफरेंस दो, कहाँ से आपने कलेक्ट करा। अगर आपने कुछ रिकॉर्ड करा इंटरव्यू तो उसका भी प्रूफ दो। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिपीट, रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जो भी उनका राइट है किसी भी लेवल पे उसका आपको रेस्पेक्ट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, मान लो कोई पार्टिसिपेट करता है आपके रिसर्च प्रोग्राम में, लेकिन वो बोलता है कि मेरे नाम को रिवील नहीं करना है, तो उस केस में आपको उनके नाम को रिवील नहीं करना है। उनकी जो भी शर्तें आपको उसको मानना पड़ेगा, तभी आप रिसर्च करोगे। मतलब धोखाधड़ी नहीं, अभी बोल दिया ठीक है आपका हम एज नेम नहीं दिखाएंगे, बाद में जब रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर कुछ रिपोर्ट पब्लिश करो तो आप उसमें प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। 8th है कि आपका पब्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी डुप्लीकेट कहीं से भी प्लेजरिज्म करके चेप दिया, नहीं। आपके पास टाइम है, आपको फंडिंग हो रही है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि आपने खुद चूज़ करा है ना रिसर्च करना, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि समाज की तरफ आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समाज को और प्रोग्रेसिव पाथवे पे ले जाना, उसको और अच्छा बनाना है। आपको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना है कि मेल फीमेल ने डिस्क्रिमिनेटरी कर दिया, या फिर रेस पे, कलर पे, जो कि बहुत ही निगेटिव चीज़ है, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। लीगलिटी, जो भी लीगल लॉज है उन सबको फॉलो करना है, जो भी लॉज है लैंड का। और एनिमल केयर, अगर आपने कोई रिसर्च, खासकर मेडिकल साइंस में कोई भी रिसर्च हो रहा है एनिमल पे, तो फिर एनिमल पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉइट कर दिए, जानवर का कुछ हो गया और आप निकल लिए अपने रिपोर्ट से, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल होना है। तो पूरे इस रिसर्च प्रोग्राम में स्टेक होल्डर्स 3 ही लोग हैं, एक पार्टिसिपेंट, एक जो रिसर्चर खुद है, और तीसरा है फंडिंग, कि आपकी फंडिंग कौन कर रहा है। अगर आप पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो किसी रिसर्च प्रोग्राम में, तो वहाँ पर किन किन एथिकल वैल्यूज़ को रिसर्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि पार्टिसिपेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, इंटेलेक्चुअल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो। और फिर सेम चीज़ आ गया आपका प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि आप अगर उन्होंने जो शर्त रखी है, अगर आप उसको मानते हुए करते हो तो बाद में आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते हो। अब रिसर्चर को लेकर क्या एथिकल इशू है, जैसे कि मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मुझे मेरे साथ क्या क्या एथिकल वैल्यूज़ मुझे फॉलो करने चाहिए। बायसनेस 0, जो मैंने आपको भी पहले बता रखे। नॉट यूजिंग एनी इनएप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो आपका एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो एक्सेप्टेड मेथड्स आप उन्हीं को यूज़ करोगे। नो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, कुछ भी गलत सलत रिपोर्टिंग नहीं कर दिए, मतलब रिपोर्ट को जो आ रहा है आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, बायसनेस दिखा रहे हो। नो इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसको इनएप्रोप्रिएटली नहीं यूज़ करो, जो भी उसका लीगलिटी है आपको उसको फॉलो करना है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ये रिसर्च एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पॉज कर करके देखना, समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप MCQ में ब्लंडर कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।